नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली में, लेकिन मेरे साथ मेरे दो खास शख्सियत एडवोकेट अमीना अमीन सुल्ताना जी यहाँ मौजूद है। साथ में अभिषेक नरेंद्र जी जो एक्टिविस्ट है वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही जो वक्ता है उनका सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे चैनल पे इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले अभिषेक से मेरा, जिस तरह से हमने दिल्ली में दंगे देखे, जहांगीरपुरी के दंगे, रामनवमी से पहले जिस तरह से रामनवमी के दिन भी देखते हैं हम, पूरे देश में दंगों की खबरें आ रही हैं। किस प्रकार देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? कहीं ना कहीं सर राजनीति जैसे चीजों पर धर्म ज्यादा और धार्मिक चीजें हावी नहीं होती सारे देश में? सबसे पहले तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने गंभीर विषय पर आपने आज चर्चा को रखा है। देखिए, दिल्ली के अंदर अब ये दूसरी ऐसी दंगे की खबर है, घटना है जो पिछले 15 महीने में दिल्ली के अंदर हुई है, देश की राजधानी के अंदर हुई है। और ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद बात है, चिंताजनक बात है। जिस दिन से ये दंगा की खबरें आई, मैं रात में नोएडा में था, उस दिन के बाद से नींद नहीं आई है, सो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब ये देश बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। बिल्कुल, इस देश की सत्ताधारी दल अगर इस देश की आत्मा पे प्रहार करेगा, देश की एकता पे प्रहार करेगा, देश में अगर किसी एक समुदाय को, एक धर्म को टारगेट किया जाएगा, तो हमारे और आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्यों इस देश के अंदर आज तक किसी भी दंगे के अंदर कोई नेता गिरफ्तार नहीं होता है? क्यों इस देश के अंदर लुटियन दिल्ली में एक भी दंगा नहीं होता है? ये आज एक सवाल है। लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई के हो, चाहे वो बेरोजगारी के हो, उससे लोगों को भटकाकर, उस मजबूरी का फायदा उठाकर आप लोगों को सांप्रदायिक दंगे में धकेलते हैं। और ये एक आपराधिक कृत्य है, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। अभिषेक जी, मैं आपसे समझूंगा, दिल्ली दंगों में तमाम आरोपी अभी सामने आ चुके हैं। हमने इससे पहले भी दिल्ली में दंगे देखे थे 2020 में, कोविड के समय। अब सर ये इस तरह के दंगे होना किसकी साजिश लगती है आपके हिसाब से? एज ए एक्टिविस्ट आप किसे गुनहगार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि दंगे कोई भी होते हैं, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है, दंगाई का कोई वर्ग नहीं होता है। दंगाई होता है, और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक दंगाई है। और उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है की जानी चाहिए, और ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। लेकिन सवाल किससे किया जाएगा? सवाल सत्ताधारी लोगों से किया जाएगा। जब आपके नेता इतने ज्यादा गंभीर, इतने ज्यादा नफरत की बयानबाजी करते हैं इस देश के अंदर, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती है उन पे? नफरत भरे ट्वीट किए जाते हैं पूरे देश के अंदर, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? भाई, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है, आपको जनता ने क्यों सत्ता में बिठाया हुआ है? तो सवाल तो उनसे ही होगा। और जब आप अपने नेताओं पे जो इतनी ज्यादा नफरत भरी बयानबाजियां करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप उनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप उनको खुलेआम छूट दे रहे हैं कि इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है और इस देश को बांटना है। और हम सबको पता है राहुल जी, इस देश में अब बच्चे को इस बात का पता है कि इन सबसे फायदा किसको हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसको फायदा हुआ? मध्य प्रदेश में किसको फायदा हुआ? तो जो कहानी अखलाक के फ्रिज से शुरू हुई थी, वो कहानी अब देश के कोने कोने में फैल चुकी है। और बहुत बड़ा ये एक देश अब एक खतरे में आ गया है। और हम सबको अब आगे बढ़कर, मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं, पहले भी कहा था मैंने कि इस देश का युवा को अब घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इस देश के युवा को अब घर में बैठकर बात करने से काम नहीं चलेगा। ये देश नहीं बचने वाला है इस तरीके से।
मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट अमीना अमीन सुल्ताना जी भी है, जो कानूनी विशेषज्ञ है, कानूनी मुद्दों पर काफी अपनी राय चर्चा रखती है। पहले भी कई मुद्दों पर हम लोगों की बात हुई है। मैम, मैं आपसे समझूंगा, दिल्ली दंगे अभी रिसेंटली घटना होती है जहांगीरपुरी में, लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। पर्टिकुलर समुदाय का दोष ये है कि वो अपनी रक्षा में कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। आपको नहीं लग रहा मध्य प्रदेश के खरगोन में मकान तोड़ दिए जाते हैं बिना आदेश के? आपको नहीं लग रहा बार बार एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है सेकुलर कंट्री में? जी, एक्चुअली मुस्लिम्स इसलिए टारगेट हो रहे हैं इस कंट्री में। आज मुस्लिम हो रहे हैं, कल कोई और SC ST जो दलित हैं या क्रिश्चियंस हैं वो भी टारगेट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब टारगेट हो जाएंगे। ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर से तीसरी बार जो है उनका इलेक्शन आ रहा है। और इलेक्शन में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका इतना ज्यादा बुरा हाल है। इन्होंने जो 7-8 ईयर्स से इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है देने के लिए देश को। किस मुद्दे पे बात करेंगे? मतलब 2014 में तो बहुत बढ़ चढ़ के आए थे, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करप्शन में स्विस बैंक से पैसे लाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इतने करोड़ जॉब्स देंगे। लेकिन अभी हमें आज 8 साल बाद क्या दिख रहा है? 8 साल के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। हर तरफ से मतलब हमें महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हर एक चीज है। तो न्यूज चैनल में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। न्यूज चैनल में बात करने के लिए अगर कोई बात करेगा, न्यूज चैनल भी तो चलने चाहिए ना, जो इनके गोदी मीडिया है। तो वो किससे चलेंगे तो इनके अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई है, हर तरफ से लोग परेशान है। तो इसलिए ये लोग अभी से एक माहौल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं। एक कंट्री का मतलब इतनी बड़े कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी जी को आके इतना सारा कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इतने सारे अपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, तो क्या इनमें से मोदी जी आके कुछ भी नहीं बोल सकते? मतलब इतना टाइम हो गया, इतनी देर से कम्युनल वायलेंस कुछ ना कुछ चल रहा है और मोदी जी का एक भी बयान नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो ये होने दे रहे हैं, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2024 के लिए लोगों को अब कोई और रास्ता तो नहीं है डेवलपमेंट की बात, वो किस मुंह से करेंगे? पिछले 8 साल से तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। तो अब उनके पास एक ही मुद्दा रहता है और वो मुद्दा है कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों को हम ये करेंगे, मुस्लिमों का वो तबाह करेंगे, ये करेंगे। कल को जब मुस्लिम्स भी खत्म हो जाएंगे इस देश में तो दलित आ जाएंगे, दलित खत्म हो जाएंगे तो क्रिश्चियन आ जाएंगे। ये इन सब का कोई अंत नहीं है, ये सब चलता ही रहेगा क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं आपसे समझूंगा, अभी आपने बताया, लेकिन मैं आपसे समझूंगा जिस तरह से दिल्ली दंगों में अभी मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक खबर देख रहा था, वहां पर जहां मस्जिद के सामने वायलेंस हुआ है, वहां के मौलवी का ये बयान है, जब कोई झंडा लेकर चढ़ने की कोशिश करेगा तो जवाबी कार्रवाई तो होगी। मैं मौलवी जैसे एक बड़े विचारक को इस तरह की भाषा शोभा देती है? आप शांति के प्रचारक है, आपको शांति रखनी चाहिए, आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे समझूंगा। ना मौलवी को ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना प्रधानमंत्री को, ना तो किसी मिनिस्टर को, ना किसी को भी। किसी भी, हमारे कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप ऐसे बयानबाजी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप मौलवी के मैं बिल्कुल उनके कंडेम करती हूँ, उनके उन्होंने जो भी बात कहा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये तो बात सीधी बात है, उकसाने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप मौलवी की भाषा को देख रहे हो तो आप कपिल मिश्रा को नहीं देख रहे हो, तो आप अनुराग ठाकुर को नहीं देख रहे हो, आप प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लीजिए। कोलकाता में जाके, वो वेस्ट बंगाल में जाके बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान जाते हैं, इतनी सारी तो वो बयानबाजी करते हैं। उनके पॉलिटिकल लीडर्स को एक करके कितने सारे बयानबाजी कर दिया। लेकिन मतलब जब डिफेंड देने के लिए आते हैं, मतलब अगर आप बोले कि मोदी जी ने ऐसा बोला, ये बोला, तो सीधे बोलते हैं मौलवी ने भी। अरे यार, मौलवी बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, इन्होंने ना पढ़ा लिखा है। अगर पढ़े लिखे होते तो ये भी कोई कुर्सी में बैठे हुए होते कहीं पे। पढ़ा लिखा नहीं है, एक छोटे से मस्जिद के मौलवी है, उनके बात पे अगर आप बात जज कर रहे हो तो आप इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मिनिस्टर्स के बातों पे क्यों नहीं गौर कर रहे हो? बिल्कुल मैम, मुद्दा तो बड़ा है, सबको मिल के गौर करना होगा, तब जाके ये देश बदलेंगे। गौर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से
तमाम दिल्ली दंगों के बाद लोग शांति की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी शांति की अपील की। तमाम लोग, चाहे वो हर वर्ग के हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम वर्ग के हो, माइनॉरिटी वर्ग के हो, तमाम लोगों ने शांति की अपील की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप मौलवी हो, किस तरह से कह रहे हैं कि अगर लोग झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। मुद्दा वो है कि आपको शांति की अपील देने के बजाय आप इस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, तो वो भी तो एक माहौल बिगाड़ने का काम हुआ ना। मैंने अभी कहा ना कि उन्होंने गलत बोला। अगर उन्होंने जो भी बोला वो गलत बोला। उनको ये सब मौलवी होके ये सब जस्ता नहीं है ऐसा बोलना, ठीक है। उनको शांति की अपील करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ एक कम्युनिटी की उसको टारगेट करेंगे, कितना अब सहने का भी एक सहन शक्ति का भी एक वो होता है, ठीक है। आप दूसरों को भी तो देखिए, ये एक जगह पे तो नहीं हो रहे, कहीं मस्जिद में जाके झंडे फहराए जा रहे। अच्छा ठीक है, एक दिल्ली वाले मौलवी ने बोल दिया, बाकी बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों में जो हो रहा है वहां के मौलवी तो ऐसे बयानबाजी नहीं कर रहे। तो फिर आप वहां पे जाके कैसे झंडे गाड़ रहे? और जो लोग झंडे गाड़ रहे हैं आप उनका क्या कर रहे हैं? जो अभी सीएम जो के दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके घर के सामने जो लोगों ने इतना सारा दंगेबाजी किया है, अफरा तफरी मचाया है उनके घर के सामने, उनको तो बीजेपी लोग माला पहना रहे हैं। तो मतलब जो लोग दंगा करेंगे दूसरी कम्युनिटीज के साथ, माइनर कम्युनिटीज के साथ, ओबीसी क्या दलित वगैरह के साथ, वो लोग दंगेबाज हैं, वो लोग बयान देते हैं तो गलत। लेकिन अगर आप लोगों का ऐसे बयान देते हैं या दंगा करते हैं तो आप उनको माला पहनाएंगे और क्रांतिकारी बोलेंगे। अगर करना है तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, इसमें इक्वलिटी होना चाहिए हर एक चीज में। मैं नहीं बोल रही हूँ मुस्लिम है तो उनको बख्श दो, मौलवी है उनको, उनके ऊपर और ज्यादा कड़ी सजा होना चाहिए और ऐसे भाषण देने पे, क्योंकि वो एक धर्म के मौलवी है, वो उनका काम है पीस फैलाना, ना कि ऐसे बयानबाजी करना। अभिषेक जी, मैं आपसे समझूंगा, जिस तरह से मैम बता रही हैं, राम के नाम पर सियासत शुरू हो जाती है। यूपी की सियासत देखी, 2022 का चुनाव देखा, अब राम के नाम पर दंगे भी शुरू हो गए। आपको नहीं लग रहा धार्मिक उन्माद का जो फैलाने का काम है, सबसे बड़े जो राम के नाम पर जो दंगे अब शुरू हो चुके, तो हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे इस तरह के वायलेंस हो, कहीं ना कहीं धर्म आड़े आ जाता है, संविधान को लोग भूलते जा रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं तमाम चीजों? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरह की इशूज, इस तरह के मुद्दे आते हैं सामने, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। जो सत्ता में दोनों इस मुद्दे, इस तरह के मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देती है। देखिए, शांति की अपील करना एक बात, लेकिन जब आप सत्ता में होते हो तो आपको शांति की अपील से भी ज्यादा आपको कुछ करना होता है। हर बार, आज जेपी नड्डा जी ने सभी को पत्र लिखा है। आपको पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कपिल मिश्रा जैसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत है। आप पत्र किसको लिख रहे हैं और किससे मांग कर रहे हैं? आपकी पार्टी सत्ता में है। वहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब भी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। तो आप दिल्ली की सत्ता में हैं और घर घर आपके लोग, आपके कार्यकर्ता हर वार्ड में है, हर विधानसभा में है। तो हम अपने स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं, ये तो जवाब देना उनको। दिल्ली के शाहीन बाग में जब एनआरसी का मुद्दा रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचा ही नहीं। तो आप, आपके प्रदेश में अगर कोई घटना हो रही है और आप उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते, तो ये संदेश साफ साफ देता है कि आप बीजेपी को इस बात के लिए शाबाशी दे रहे हैं और इससे और बीजेपी का मनोबल बढ़ता है। आप खुली शब्दों में इसकी निंदा कीजिए और खुले शब्दों में आप जमीन पर उतरकर इसके खिलाफ बोलिए, अपने कार्यकर्ता को उतारिए। इस तरीके से नहीं चलता है कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, केंद्र की सत्ता में हो, राज्य की सत्ता में हो, उन्हें इस तरह की घटनाओं पे खुलकर अपने नेताओं पर कार्रवाई भी करनी होगी
और साथ में साथ अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक सौहार्द को बनाने की कोशिश भी करनी होगी, तब जाकर हम कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों पे लगाम लगा सकते हैं। मनोबल क्यों बढ़ता है इन लोगों का? मनोबल इसलिए बढ़ता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो जहांगीरपुरी में जो घटना हुई, उस दिन 3 बार शोभा यात्रा निकाल गया उसी एरिया से जहां की ना पहली बार जहां पे आप 3 बार शोभा यात्रा उसी एरिया से निकालते हैं, तो आप उकसा रहे हैं लोगों को, आप धर्म के लोगों को उकसा रहे हैं कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए, कुछ ना कुछ घटना करने के लिए। मस्जिद के ऊपर के आप झंडे लगा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब सारी चीजें बता रही है कि जानबूझकर लोगों को उकसाया जा रहा है। और दिल्ली से लेकर भी घटनाएं हुई हैं, चाहे बंगाल में हुई हो, चाहे एमपी में हुई हो, चाहे कर्नाटक में हुई हो, सबके पैटर्न एक ही हैं, सबके सब प्रायोजित है। और राहुल जी, एक सवाल आप जरूर करिएगा, जब भी आपके साथ कोई नेता सत्ताधारी दल का बैठे तो एक सवाल जरूर करिएगा, इन दंगों में, सभी दंगों में जो लिंक नेताओं करता है, उन नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? तक ये छोटे छोटे लोगों को टारगेट कर लिया जाएगा, असल में जो लिंक नेता है उन पर कार्रवाई कब होगी? मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा। जिस तरह से हनुमान चालीसा का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं आपसे समझूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से SC ST OBC और खासतौर पर माइनॉरिटी तबके को क्या देश में और भी महंगाई का मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, ये सब चीजें हनुमान चालीसा पढ़ने से, लाउड स्पीकरों से सुबह शाम हनुमान चालीसा गाने से ये मुद्दे कम हो जाएंगे क्या? मैं आपसे समझूंगा। इस तरह से धर्म की चाशनी में लपेटा जा रहा है आज के उन 85% वर्ग के युवाओं को। आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि जिन लोगों की राजनीति खत्म है इस देश के अंदर, और जिन लोगों को खतरा है अपनी राजनीति के ऊपर, अपने सत्ता के ऊपर, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अब इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे वही चीजें दिखाएंगी तो नेताओं का मनोबल तो बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें मीडिया स्पेस चाहिए। और इस बात को समझिए, नेताओं को मीडिया स्पेस चाहिए होता है। और ये जो मुंबई में जो घटना हुई है, मस्जिद के बाहर अजान बजाएंगे, तो ये घटना, इस तरह की घटना क्यों हो रही है? जिनकी राजनीति हाशिए पर चली गई है, जो लोग राजनीति में अब जनता जिनको पसंद नहीं कर रही है, वो लोग अब इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। क्योंकि देश में अब पैटर्न बन गया है कि आज अगर हिंदू मुस्लिम की चर्चा करूं, बात करूं, तो मुझे स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाएगा। लेकिन आज अगर मैं महंगाई की बात करूं, रोजगार की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, तो मुझे कोई नहीं सुनने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पैटर्न इस देश में बना दिया गया है। इसी वजह से लोग धार्मिक उन्माद फैलाते जा रहे हैं। और चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, ये जो नफरत की बीज बोई जा रही है, ये नफरत की बीज इस देश को खतरे में डाल रही है। और इसके खिलाफ अब सभी पढ़े लिखे लोगों को, समाज के समाज सेवकों को, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं इन लोगों का मनोबल घटेगा। नहीं तो धीरे धीरे ये देश इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा और हम सब बैठ के देखते रहेंगे। समय आ गया है जो तमाम जो युवा है, खासतौर पे जो पढ़े लिखे युवा है, उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल आपने एक अच्छा मुद्दा और अच्छा संदेश भी दिया। मैम, मैं आपसे समझूंगा, जिस तरह से सर बता रहे, मैं आपसे गंभीर सवाल जानना चाहूंगा। जब SC ST OBC और माइनॉरिटी जो समाज के लोग हैं, जो नॉन हिंदू है, जब इन पे कोई हिंसा होती है, इन पे कोई जातीय प्रताड़ना होती है, एक तरफ बताया जाता है कि 80 बनाम 20 की राजनीति हो रही है, लेकिन ये तमाम जो हिंदू रक्षा दल है, हिंदू वाहन, ये बजरंग दल है, ये लोग इनके प्रोटेक्शन के लिए फिर सड़कों पे क्यों नहीं आते? इसका मतलब SC ST OBC को ये हिंदू नहीं मानते? जी, एक्चुअली बात ये है कि SC ST OBC इनके लिए तब हिंदू है जब वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या फिर वो किसी नॉन हिंदू से शादी कर रहे हैं, तब वो लोग इनके लिए हिंदू बन जाते हैं। लेकिन जब हक की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, या किसी चीज में इन लोगों का हक अदा करने की बात हो, तब
SC ST ये सारे हिंदू नहीं है, तब ये लोग पिछड़े हैं। जब इनकी शादियों में घोड़े पे चढ़ने की बात हो तब वो दलित है, तब वो हिंदू नहीं है, इनको हक नहीं है, मतलब अच्छा लुत्फ उठाने का, इनके बराबरी करने का हक नहीं है। लेकिन इनके बराबरी नहीं, इनसे ऊंचे हो जाते हैं तब ये लोग, जब ये लोग किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन से शादी करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर इनके घर में बहू लाना होगा तो वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग SC है, ST है, दलित है। ठीक है, तो ये इनकी एक राजनीति है जो हम लोगों को समझनी होगी, जो आजकल के युवाओं को समझनी होगी। आपने देखा होगा ये जो पूरे देश में दंगे चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, इनमें जो लोग सड़कों पे उतर के दंगे करते हैं, जो लोग तलवारबाजी करते हैं या मस्जिदों पे चढ़ते हैं, या फिर मैं दोनों कौम की बात करूंगी, मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, दलित समाज की हो, ये वही लोग रास्ते में आके दंगे कर रहे हैं जो लोग या तो एडुकेटेड नहीं है या कम एजुकेशन किया है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जो जिन्होंने मतलब मीडिया में से भड़काऊ भाषण सुन रहे हैं, लेकिन अच्छे घरों के लोग इनमें नहीं आते हैं, इन दंगाइयों में। आप देखिए अभी सिंधिया जी जो ज्योतिरादित्य राय सिंधिया है, उनके बेटे को इतने कम उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है किसी एक उसका। ठीक है, जो अमित शाह के बेटे हैं वो शेख लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन तब वो मुस्लिम्स के साथ डील नहीं कर रहे होते हैं, तब वो बिल्कुल वो पाकिस्तान के बंदों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें वो सारा सही है। लेकिन जो हमारे युवा है, जो देश के जो आम नागरिक है, अगर उन्होंने किसी मुस्लिम से बात कर लिया, दोस्ती कर लिया, या फिर उन्होंने और कोई रिलेशन कर लिया, तो फिर वो बिल्कुल एंटी नेशनल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस देश में अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और यहाँ मैं एक ही बात बोलूंगी कि हमें अब खुद ही जागना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज पे हम लोगों को नहीं रहना है, इन पे भरोसा करके रहेंगे कि ये लोग हमारा दिन बदलेंगे, सोसाइटी बदलेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। और रही बात अभी जो मुंबई में कांड चल रहे हैं, और या फिर ऑल ओवर इंडिया में अभी चलने वाला है कि लाउड स्पीकर बंद करो मस्जिदों में, तो मैं एक बात बोलूंगी कि ये तो सदियों से चल रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी के टर्म पे ही ये क्यों बात आके आ रही है कि आप लोग डिस्टर्ब हो रही हो? तो क्या, और जो बात बोल रहे हो आप तो खुद ही शायद 50-60 इयर्स के होंगे, तो 50-60 इयर्स आपने मस्जिदों के अजान सुन लिए, तब आपसे बर्दाश्त हो गए, लेकिन आप 60 साल के बाद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। कितने साल मुस्लिम इस देश में मुसलमान तो कितने सालों से रह रहे हैं, कितने साल क्या, कितने सदी हो गए, 600-1000 साल हो गए होंगे मुसलमानों को रहते रहते इस देश में। ठीक है, 1000 सालों से आप मस्जिदों से अजान सुन रहे हैं, लेकिन अचानक अब नरेंद्र मोदी जी आ गए तो आपको दिक्कतें होने लगी, आपके कान में दर्द होने लगा है कि लाउड स्पीकर चल रहा है। अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों के अजान में चले तो लाउड स्पीकर और भी जगहों में चलती है, जब और कोई पूजा होता है, जब कोई शादी वादी होती है, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। रात को 10 बजे के बदले रात को 11-12 बजे तक डीजे चलती है, तब डिस्टर्बेंस नहीं होती है लोगों की, तब पढ़ाई भी होती है तो भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तब मैट्रिक का एग्जाम होगा, डिग्री का एग्जाम होगा, तब डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन अजान 1 मिनट 2 मिनट का होता है, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अभिषेक जी, मैं आपसे समझूंगा, मैम जिस तरह से बता रही है, यूपी की बात करते हैं, जिस तरह से मौलवी बयान देते हैं दिल्ली में, यूपी में बजरंग मुनि बयान दे रहे थे कुछ समय पहले कि मुस्लिम महिलाओं को उठा के इनका रेप कर दिया जाए। एक मुनि होके, एक संत होके इस तरह का वो बयान देते हैं, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन कानूनी कार्रवाई किस प्रकार की होती है सत्ता में, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सवाल ये है सर, इतना बड़ा इस तरह से खुले आम इस तरह का मुनि, इस तरह का संत एक बयान देता है, उसके बाद तमाम जो सत्ता के जो लोग हैं वो उसका समर्थन में उतर जाते हैं। किस प्रकार देखते हैं इस तरह की चीजें देश में होना? देखिए, सत्ता का संरक्षण जब प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो खुलकर असंवैधानिक करता है। मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी या मैं उस तरह से कानूनी कार्रवाई होगी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो ये साफ साफ संदेश जाता है इस देश में, नेता से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक
कि आप इस चीज के लिए आपको अलाउड है और उसको संगठन में, पार्टी में ज्यादा बड़ा दर्जा मिलेगा। इसी वजह से आज दिल्ली के अंदर हो या फिर पूरे देश के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ऐसे बयान की होड़ हुई है। आप एक चीज नोटिस करिए, एक ने अगर कोई भड़काऊ बयान देता है तो उस बयान को आगे बढ़ाने की होड़ लग जाती है नेताओं के अंदर। तो इसका मतलब ये है, और उस पर प्रधान करते उसको कोई निंदा नहीं करता उस बयान का, या उस नेता पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को अलाउ कर रहे हैं, इस बात को अपनी मंजूरी दे रहे हैं कि हम इसी तरीके की राजनीति करने के लिए सत्ता में आए हैं और इसी तरह की राजनीति हमें जमती है। तो चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो एक नेता हो कपिल मिश्रा जैसा, चाहे वो और भी लोग हो, ये उसी माइंडेड लोग हैं। देखिए सबसे क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है। अगर मेरी आइडियोलॉजी आपके साथ मिलती है तो हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आइडियोलॉजी का ही ये सारा खेल है। तो जिसकी आइडियोलॉजी जैसी होगी वो उसी तरह के लोगों के साथ रहेगा। तो ये संगठन है जो आरएसएस है, ये आरएसएस गुरु गोलवलकर जी की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते आ रहा है, सावरकर की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते आ रहा है। और ये सब इस देश को एक धर्म में, एक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। जो मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो सामने आएगा वो खत्म हो जाएगा। जब खुलेआम इस तरह से कोई बयान कर देता है और कोई उस पर कार्रवाई होती है तो मनोबल बढ़ता है, और फिर मनोबल जब बढ़ता है तो हिंसा में परिवर्तित होना लाजमी है। तो जड़ इस बात को समझना पड़ेगा कि जड़ कहाँ पे है। क्यों बीजेपी जब सत्ता में आते हैं और जहां जहां इनकी सत्ता होती है वहां पर इस तरह के सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जड़ कहां पर है ये हम सबको देखना पड़ेगा। और जहां तक जैसे मैडम ने कहा कि दंगे में वो लड़के वो युवा इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, जिनकी भूखमरी और बेरोजगारी को मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनसे क्या करवाया जा रहा है, वो नेता उनसे क्या करवा रहा है उनको पता नहीं है, और वो बेचारे उसके शिकार हो जाते हैं। तो एजुकेशन को इन्होंने खत्म कर दिया इस देश के अंदर। एजुकेशन अगर इस देश में रहेगा तो ये युवा से ये काम नहीं करवा पाएंगे। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया इस देश के अंदर, उन पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अगर बयान देता है, गलत बयान देता है तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस डरे हुए हैं। सीबीआई काम का नहीं रहा, एनआईए काम का नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन काम का नहीं रहा। तो इस देश में ऐसा पूरा मॉडल बना दिया गया है कि रोटी जो है, ये सांप्रदायिकता की रोटी जो है ये सेकते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो राहुल जी, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि इंस्टीट्यूशंस जब फेल हो जाते हैं किसी भी देश का, तो फिर देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को सड़क पे उतरकर तानाशाही आवाज के खिलाफ आवाज उठाना पड़ता है। इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं आपसे समझूंगा जिस तरह सर बता रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे मैम? जी 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 सर ने अभी बताया और बाखूबी सही। कहीं ना कहीं हम उस ट्रैक पे, गलत ट्रैक पे हमारे युवाओं को धकेल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा से जितना वंचित रखा जाएगा उतना ही ये वायलेंस से ये बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा शिक्षा का निजीकरण करके सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, उसका भी प्रदर्शन दिल्ली में खूब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है मैम, इन साजिशों को पीछे जिस तरह से बार बार एक ही नाम उछल के आते, बार बार एक कम्युनिटी का नाम लेते। हमने मध्य प्रदेश में देखा, खरगोन में, वहां पर बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, जबकि कानून यही नहीं कहता। कानून कहता है आप घर अवैध मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करो, बिना नोटिस के मकान तोड़ दिए जाते, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैम सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है जो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर सकता है, राष्ट्रपति जी मौजूद है, ये लोग क्यों मौन होते हैं इन मुद्दों के आगे? देखिए, राष्ट्रपति भी तो इन्हीं के पार्टी का है,
तो अब ये वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट तो कुछ नहीं करेंगे, उन सबको पता है कि उनकी पार्टी कहाँ पे जा रहा है। उनको इस बात का डर नहीं है कि एक ना एक दिन इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, फिर हिस्ट्री इनको कैसे याद रखेंगी, इनको वो उस बात का कोई खौफ नहीं है। अभी उनको सिर्फ पावर चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट या हमारे जस्टिस सिस्टम की, मुझे उन पे पूरा यकीन है कि जब बात उनके लेवल तक आ जाएंगी तब जरूर सबको जस्टिस मिलेगी। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है। लेकिन एक बात बोलूंगी, अभी जो इन्होंने बोला, अभी आपने जो सवाल किया था, जो सीतापुर में उस महंत ने बोला था, मुझे एक बात बताइए उस बात पे कि एक तरफ आप निर्भया पे इतना ज्यादा आप लोग ये बात मैं इसलिए खुद बोल रही हूँ बिकॉज आई एम ए गर्ल और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, और क्योंकि हमारे ऊपर बोला गया है कि मुस्लिम औरतों या लड़कियों को रेप किया जाना चाहिए, इसलिए मैं ये बात खुद बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि अगर निर्भया का कांड होता है तो मतलब मैं देशवासियों से ये बात पूछना चाहूंगी कि मतलब अगर लड़की जिनके साथ रेप होता है अगर वो हिंदू होते हैं तो वो निर्भया, अगर वो मुस्लिम होते हैं तो वो क्या होंगे? कुछ नहीं। इस देश में लॉज बनते हैं, मतलब अभी तो ये भी लॉ बन गया है कि अगर शादी हो जाने के बाद भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ, वो भी रेप माना जाएगा और आपको सजा हो सकती है। तो ये लॉ भी आ गया है। लेकिन मतलब शादी होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी आप फोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक महंत जो कि फॉर्मर पुलिस का बेटा है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं और आप उनको, और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और आप लोग चुप है। नरेंद्र मोदी जी या योगी जी आके कुछ नहीं बोले हैं। उनका फोटो दिखाया जाता है बीजेपी नेताओं के साथ। मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये मैरिटल लॉस, ये रेप लॉस, निर्भया कांड, निर्भया लॉस, ये सारे सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए है, मुसलमान लड़कियों का यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अभिषेक जी, मैम ने बताया इस तरह से तो सर देश में असुरक्षा का माहौल महिलाओं के प्रति हो जाएगा अगर यही हाल रहा तो। एक पर्टिकुलर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगा अगर यही हाल रहा तो। फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। मैं आपसे बताया जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के प्रति बजरंग मुरी का जो शर्मनाक बयान आया था, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर यही माहौल रहा तो देश का जो मुस्लिम वर्ग है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो तो असुरक्षित महसूस करेगी ना। महिलाएं इस देश की महिला है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। उसे आप किस प्रकार देखेंगे? नहीं, महिलाएं एक वर्ग एक धर्म को लेकर जहां तक बात है, और जो सबका साथ और विकास के वादे हो, अच्छे दिन की बात हो, तो ये कौन से इनके वादे हैं जो पूरे हुए हैं और कौन सा नारा है जो इन्होंने खड़े उतरे हैं? एक नारा बताइए ना इस देश के अंदर जो इन्होंने कहा हो और वो हो गया हो। मुझे दुख इस बात का है, देखिए नारा पे वो खड़े उतरे ना उतरे, मुझे दुख इस बात का है, एक वर्ग को, एक धर्म को टारगेट करते हैं, तो इस देश के संविधान के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, इस देश की आत्मा के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश के अंदर, तब भी हमें यही बात कही थी कि इसके अंदर जब संविधान के ऊपर हमला होगा, इस देश की आत्मा, भाईचारे के ऊपर हमला होगा, तो हम जैसे युवाओं का देश के संविधान को बचाने के लिए और उसकी आत्मा को बचाने के लिए एक फर्ज बनता है, और उस फर्ज के लिए हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। आज भी हम यही कह रहे हैं कि इस तरह की जो नफरत भरी बयानबाजियां हो रही हैं और चीजें हो रही है, असुरक्षा का माहौल तो हर जगह है, और असुरक्षा का माहौल सिर्फ मुस्लिम भाइयों बहनों के मन में नहीं है, असुरक्षा का हम लोगों के मन में ही है। आप इस बात को समझिए, जब आग लगता है तो आग हर तरफ लगता है, किसी भी घर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आज अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कल को हमारे घर तक बात आएगी। इसीलिए आज जरूरी है कि सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा,
और सबको एक साथ आकर देश के संविधान और देश की आत्मा को बचाना पड़ेगा। इस पे मैं एक बात बोलूंगी कि जिन नेता या जो महंत लोग हैं जो उकसा रहे हैं बंदों को कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करो, चलो ठीक है, करा उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के रेप, लेकिन जब वो क्रिमिनल बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो लड़के या वो लोग रेप करने से पहले देखेंगे, आईडी चेक करेंगे कि वो मुस्लिम है? क्या वो क्रिमिनल हरकत करने से पहले क्या वो लोग आईडी चेक करेंगे कि मुझे रेप करने का मन हो रहा है, लेकिन पहले मैं लड़की का आईडी चेक कर लेता हूँ कि लड़की कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो आप सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ आप गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने लोगों को भी बर्बाद कर रहे हो, और आप एक हिंदू महंत होके ऐसी बातें कर रहे हो। ये एक सबसे बड़ा गलत मैसेज है आपकी कम्युनिटी का, आपके लोगों का। आप क्या सिखा रहे हो कि हम लोग जिस कम्युनिटी से हैं वो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं कि एक कम्युनिटी के लोगों को हम ऐसे बर्बाद कर सकते हैं। और जो लोग उनकी बात को तालियां बजा रहे हैं, जिनका माँ बाप वाह वाह बोल रहे हैं, या जिनके बच्चे बोल रहे हैं हाँ हम लोग इस चीज में साथ देंगे, तो मैं बच्चों को भी बोलूंगी कि सुधर जाओ, और माँ बाप को भी बोलूंगी कि अपने बच्चों को देखो कि ऐसी संगति में ना जाए, ऐसे महंतों के पीछे आप ना जाए, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के औरतों के साथ क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के औरत के साथ भी आप गलत करना चाहते तो आपका बेटा ही क्रिमिनल होगा। इस देश में नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ हमेशा नहीं रहने वाले आपके बच्चों को ठीक करने के लिए। इस देश में लॉ रहेगा, पहले भी मेंटेन था और आगे भी मेंटेन रहेगा। जिस दिन इनका तानाशाही खत्म हो जाएंगे उस दिन चलो इनके रहते हुए तो आपके बेटा बच जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? और 5-10 साल उसके बाद क्या करेंगे? अभिषेक जी मैं आपसे समझूंगा, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आप दोनों से, लेकिन सबसे पहले अभिषेक जी मैं आपसे समझूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर जहांगीरपुरी में मेरी एक मंदिर के जो पुजारी होती है उनसे मैं पूछने का कोशिश करता हूँ कि सर आखिर साजिश किसकी लग रही थी। वो बताते हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी आई और उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तो उनका महंत का कहना है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी आकर हम लोगों पे पत्थर बरसाती है, लेकिन सर बिना किसी वजह से पत्थर बरसाना, तो हम पत्थर के वारदातें हमने रामनवमी में भी देखी, पत्थर की वारदातें 2020 के दंगों में देखी। आपको नहीं लग रहा सर धर्म की आड़ में जब लोग इस तरह से रोड पर उतारू हो जाते हैं, एक मजहब के नाम पे, एक संस्कृति के नाम पर वायलेंस बदल जाती है, तो देश की कहीं ना कहीं जो पूरी जो पोल है, हम जिस तरह से इन बातों पे हम बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें बहुत आगे जाना है, हमें आधुनिक भारत बनाना है, तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं पीछे नहीं धकेलती सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो भी लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनको जरा समझना पड़ेगा कि अगर कम्युनिटी हाथ में तलवार लेकर सड़कों पर उतर जाएगी तो इससे प्रसन्नता किसको हो? भगवान को आप खुश करना चाह रहे हैं, आप शोभा यात्रा निकालिए या कुछ भी आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी को, कोई धर्म नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए या उनको ठेस पहुंचाए। और जितने भी भगवान हैं किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए। मानवता की बात सबने की, तो सबने करके बदल दिया है। तो कांड के नाम पर जो तांडव किया जा रहा है इसके अंदर, वो सरकारों द्वारा प्रायोजित तांडव होता है। वो अगर मन की भावना है तो मन की भावना ऐसी नहीं हो सकती है कि हम हाथ में तलवार लेकर मस्जिदों के आगे से निकले और फिर मस्जिदों पे जाके भगवा झंडा लहरा दें। ये ना तो किसी धर्म में लिखा हुआ है, भावना हो सकती है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये प्रायोजित चीजें हैं जिससे किसी को फायदा पहुंच रहा है। तो इस बात को समझिए। और इसके द्वारा ये लोग जो इतने नफरत भरे बयान दिलवाते हैं, इसके द्वारा ये चीजें और फैलती हैं और ये चीजें एक रूप ले रही हैं जिससे कि इस देश में आज अस्थिरता का माहौल है, नफरत का माहौल बढ़ते जा रहा है।
तो इसमें जहां तक आपने पूछा है ही करते हैं, राहुल जी पूजा आप भी करते होंगे, सब नमाज। आपकी सर आवाज काफी ब्रेक हो रही है। मैक्सिमम लोग इस देश में मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारी देश की हेरिडिटी है, ये हमारा डीएनए है। लेकिन इसको कुछ लोग नफरत भरे माहौल को पूरा बढ़ा, इस देश को बांटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी की आस्था और किसी की भावना इन चीजों से हुई है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस बात। मैं यहाँ पर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं जिस कम्युनिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ 90% मुस्लिम लोग रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ पे भी ये घटनाएं होती हैं, आप अगर ऑफ कैमरा या किसी से पर्सनली बात करेंगे, किसी के मन में नफरत की बात नहीं है। ये वही जो या तो इन नेताओं के शिकार हो जाते हैं या प्रायोजित पैसे के द्वारा ये लोग इस तरह की घटना करते हैं। तो हमारे देश का डीएनए जो है वो है एकता के साथ रहना। ये डीएनए में, आप इस देश के डीएनए को नहीं बदल सकते हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, 15 साल 5 साल काफी सरकारें चली गई, लेकिन देश की एकता हमेशा वैसी ही रहती। और इसको कोई अगर तोड़ना चाहता है तो उसका इतिहास में उसी तरीके से वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, अनेकताओं में एकता ही इस देश की पहचान है। लेकिन जिस तरह से घुमाया जा रहा है, जिस तरह से वर्क को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। मैम, अंतिम सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा था, तमाम जो संस्था है, जो सरकारी संस्था, जो निष्पक्ष संस्था है, उनका जिक्र हो रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, इस साजिश के पीछे जो तमाम जो लोग जो मौजूद है, अभी अभिषेक सर ने भी बताया कि जिस तरह से कुछ विशेष लोग चाहते हैं कि इसका फायदा चुनाव में मिले। लेकिन मैम, इतना सब कुछ हो रहा है, देश के जो मौलवी हैं, देश के जो महंत हैं, देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, तमाम वर्ग में बैठे हुए लोग हैं, मैम उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इन चीजों को रोकने के लिए अब सड़कों पे आना चाहिए? क्योंकि समय जिस तरह से व्यतीत होगा, समय जिस तरह से बीतेगा, आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। जिम्मेदारी युवाओं की नहीं बन रही, जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं बन रही जो पेशेवर पद पे बैठे हुए, जो वाकई में इस देश की धरोहर और एकता में विश्वास रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे हर एक बंदा करप्ट है। आपके जैसे पत्रकार भी है, और भी पत्रकार है, और भी लॉयर्स है, और भी महंत है, और भी मौलविया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एकता के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके काम को दिखाया नहीं जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो उनके काम को दिखा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन आजकल लोगों के पास एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जिनके पास है उनको और ज्यादा चाहिए, फायदा चाहिए। लोगों के पास पैसे जितने हैं उससे ज्यादा चाहिए। तो ये एक करप्शन, ये एक अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। और बहुत सारे न्यूज चैनल जो गोदी मीडिया हम बोलते हैं, वो अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने हिंदुस्तान देखी है, हमारे बाप दादाओं ने देखी है, उनके बाप दादाओं ने देखी है, और हमने भी, हम अगर इस उम्र तक पहुंचे तो हम भी बचपन से यूनिटी के साथ ही पैदा होके बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से दंगाई के माहौल में रहे हैं। दंगाई के माहौल अब हो रहे हैं, और अब गरमा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। और इसमें किस पार्टी को, चलो मैंने माना कि मुसलमान ही दंगाई कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कौन सा फायदा है? मुसलमानों का तो कोई नेता आगे नहीं आ रहा है, मुसलमानों के नेता तो जीत नहीं रहे हैं, तो किसको फायदा हो रहा है? और मुसलमानों की प्रॉपर्टी तो डैमेज नहीं हो रहे, मुसलमानों की औरतों को तो रेप का थ्रेट नहीं, मतलब रेप का थ्रेट हो रहे हैं, और मुसलमानों की प्रॉपर्टी ही डैमेज हो रहे हैं, मुसलमान ही अरेस्ट हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही FIR हो रहे हैं, तो और मुसलमानों के ऊपर ही केस हो रहे हैं, मुसलमानों को ही ललकारा जाता है। मिनिस्टर्स जितने भी है वो सारे ललकारते हैं, और जो अपोजिशन मिनिस्टर्स है वो चुप होते हैं ताकि उनका वोट बैंक ना कट जाए। तो फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हो कि सिर्फ मुसलमान ही इस देश में गलत कर रहे हैं? अगर पूरा वर्ल्ड बोलता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, तो इंडिया में आके उनको देखना चाहिए कि मुसलमान कितने शांत बैठे हैं, इंडिया के मुस्लिम्स कितने सहन कर रहे हैं।
हम नहीं बोलते कि हमारे लोग गलत नहीं है, हमारे लोग जो गलत है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, लेकिन आपसे मैं अपील करती हूँ, मिनिस्टर्स जितने भी है, जितने भी जो लीडर्स है इस कंट्री में या जिनका इस कंट्री को चलाने के लिए योगदान है, कि प्लीज आप लोग यूनिटी को प्रमोट करिए और कम्युनल हेट्रेड को खत्म करिए। आप लोग इन पे बोलना बंद करिए। आप देखिए, जब कल को नरेंद्र मोदी एक बार बोलेंगे न्यूज में आके, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, वैसे तो वो नहीं देंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये कम्युनल हेट्रेड बंद करिए, फिर देखिए कितने मुसलमान पत्थरबाजी करेंगे, फिर देखिए कितने लोग गलत करेंगे। लेकिन पहले आप सत्ता में हैं, तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप इतना नहीं कर सकते हैं? आप करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है, माहौल ही बदल जाएगा इस कंट्री का। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है, और आपका इलेक्शन आ रहा है, आपको उसमें जीतना है, और सिवाय इसके आपको और जीत कहीं से नहीं मिल सकती। आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है कि आप हिंदू है। वो भी कौन सा हिंदू है हमें पता नहीं है, जो सिर्फ मुसलमानों को मारने की बात करता है। एक चीज जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा, वही सवाल आपसे। सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है देश में, कई निष्पक्ष कार्यालय मौजूद है, लेकिन सब मौन है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दंगे हमने मध्य प्रदेश में देखा, रामनवमी के समय बंगाल में देखा, गुजरात में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। सारी संस्थाएं फिर भी मौन है। समय नहीं आ गया अब इन संस्थाओं को आगे आकर कहीं ना कहीं इनिशियल पावर जो होती है, कहीं ना कहीं संवैधानिक पावर होती है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे यूज करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही राहुल जी? सुन पा रहे सर आप मुझे? सुन पा रहे सर आप मुझे? हाँ बोलिए। अभिषेक जी, मैं जाते जाते आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैम ने बताया सर्वोच्च न्यायालय देश में मौजूद है, कई निष्पक्ष एजेंसियां यहाँ मौजूद है, राष्ट्रपति जी यहाँ मौजूद है। क्यों संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करके इन जैसी जो चीजें, जो पाखंडवादी चीजें, जो धार्मिक चीजें, तो धार्मिक उन्माद फैला रही है, देश को सांप्रदायिक दंगों में भड़का रही है, इन चीजों का संविधान का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके क्यों हम चीजों को खत्म नहीं कर रहे हैं? क्यों ये निष्पक्ष एजेंसी के सामने नहीं आ रही? आखिर इतना समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है? देखिए राहुल जी, मैं थोड़ा सा ही सुन पाया हूँ, ज्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, आप देश के अगर इतिहास को पढ़ेंगे, जब से आजादी मिली है तब से लेकर अब तक, जब में तानाशाही रवैया अपनाया, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, तब अंत में सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के आगे आया है, इस देश की एकता को, संविधान को बचाने के लिए आगे आया है। तो ये बात सही है कि जब मेजोरिटी में किसी की सरकार होती है, और बहुत ज्यादा मेजोरिटी में अगर किसी की सरकार होती है, तो इंस्टीट्यूशंस थोड़े से दबाव में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब समय वैसा आते जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे माहौल में अगर देश ही नहीं बचे, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या सरकार और क्या कोई इंस्टीट्यूशन? अब तो इस देश को बचाने की लड़ाई है। तो ऐसे में तो हर इंस्टीट्यूशंस को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, जिनको कि हमारे संविधान को प्रोटेक्ट है, उनको सुमोटो आगे आना पड़ेगा और आगे आकर इस देश को बचाना पड़ेगा। इसमें आम नागरिकों का सहयोग और आम नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। लोग सड़कों पे तो उतरे, जब लोग सड़कों पे उतरेंगे भारी मात्रा में, तो अपने आप इंस्टीट्यूशंस और सबको थोड़ा सा राहत महसूस होगा, क्योंकि अभी सब प्रेशर में हैं। इस बात को स्वीकार करिए सब के सब कि सभी अभी प्रेशर में काम कर रहे हैं जी। और अगर अब सड़क पे नहीं उतरे लोग, तो 2024 में बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रोकना और उसके बाद इस देश को बचाना। और मैं राहुल जी, जाते जाते मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया आज अगर अपना रोल प्ले कर रहा होता तो इनका बल नहीं बढ़ता। मैं आप जैसे जो पत्रकार भाई हैं हमारे, जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ी मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज अपना काम नहीं कर रही, मैं आप लोग जो काम कर रहे हैं
उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक उम्मीद की किरण आप लोग बने हुए हैं और इसी तरीके से काम करते रहिए। अंत में जीत होगी और देश का संविधान ही बचेगा, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर अपनी शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी एडवोकेट अमीना अमीन सुल्ताना भी और अभिषेक नरेंद्र जो एक्टिविस्ट है। तमाम मुद्दों पर चर्चाओं पर बेखूबी से उन्होंने अपनी राय रखी। तो हमारे दर्शक है, मैं उनसे कहना चाहूंगा धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।